हेलो गाइस, आज हम पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, पार्ट बी, और पार्ट ए मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में इजिली इस वीडियो के थ्रू चैप्टर को समझ सकते हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज विनोद। वेलकम टू इंस्पिरेशन फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक एंड सपोर्ट। सो गाइस, चैप्टर नंबर 2 का नाम है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि अमेरिकी वर्चस्व। गाइस, ऊपर की जो यूनिट्स हैं जो अनहाइलाइटेड हैं उनको मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, यानी कि फर्स्ट वीडियो में। एंड अगर हम बात करें इस वीडियो के अंदर जो नीचे हाईलाइटेड आपको हेडिंग्स दिख रही हैं, इन हेडिंग्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लाइक मीनिंग ऑफ हेजेमनी, हेजेमनी एज अ हार्ड पावर, हेजेमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर, हेजेमनी एज अ सॉफ्ट पावर, ओवरकमिंग द हेजेमनी। गाइस, यही कुछ बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, इनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। गाइस, हमारी फर्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ हेजेमनी। सबसे पहले मैं आपको रैंडमली बताता हूँ कि हेजेमनी का मतलब क्या होता है। गाइस, हेजेमनी का मीनिंग होता है आपका लीडरशिप, डोमिनेंस और सुपरमेसी। अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है एक प्रकार से दादागिरी। अगर कोई देश अपने से जो कम पावर वाले देश है उन पे अपना कुछ डोमिनेंस जताना चाहता है या उनसे कोई अपना काम निकलवाना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेंस करता है, वो उसके ऊपर प्रभुत्व करता है एंड अपनी हेजेमनी का शो करता है। गाइस, हेजेमनी वर्ड उस समय सबसे ज्यादा यूज करा गया जब विश्व में कोल्ड वॉर चल रहा था 1945 से लेकर 1990 के बीच में, और उसी दौरान अमेरिकन हेजेमनी कहीं ना कहीं विश्व में एक काफी बड़े स्केल पर सामने आती है जब कोल्ड वॉर का एंड हो गया एंड अमेरिका एक अकेली पावर विश्व में रह गया। सो गाइस, अपनी स्लाइड्स को हम वन बाय वन कवर करते हैं। सो द वर्ड हेजेमनी मींस द लीडरशिप ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ द स्टेट ओवर अदर्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पावर एंड कल्चरल सुपीरियरिटी। गाइस, इसका मतलब है कि जो हेजेमनी है वो कहीं ना कहीं लीडरशिप को इंडिकेट करती है एंड कहीं ना कहीं ये अपने से जो छोटे देश हैं उन पर अपना डोमिनेंस जताने को शो करता है। अब ये डोमिनेंस, ये जो प्रभुत्व है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री फॉर्म में हो सकता है या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या कल्चरल फॉर्म में देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैकडॉनल्ड्स को जानते हैं, काफी एक बड़ी कंपनी है और पूरे वर्ल्ड वाइड ये फैली हुई है। तो कहीं ना कहीं जो यूएस की मैकडॉनल्ड्स कंपनी है उसका ट्रेड पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हर एक इंसान जो है उसको कहीं ना कहीं मैकडी जाना पसंद है और इससे कहीं ना कहीं जो यूएस की जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, इनहांस हो रहा है। सो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि काफी सारे जो देश हैं वो मैकडॉनल्ड्स के आदी हो चुके हैं और उसके हैबिचुअल होने के साथ साथ वो उसको काफी बड़े स्केल पर कंज्यूम कर रहे हैं। सो इट्स अ टाइप ऑफ कल्चरल हेजेमनी। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स ऑल अबाउट गेनिंग पावर। जो पॉलिटिक्स है वो टोटली पावर गेन करने के लिए है। आज के समय में हर एक देश चाहता है कि वो अपनी पावर को बढ़ाए, चाहे वो इंडिया है, यूएस, चाइना, कोई भी देश। इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कंट्रीज एंड ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज आर इंगेज इन कॉन्स्टेंटली ट्राई टू गेन एंड रिटेन पावर। हर एक देश चाहता है कि वो अपने ग्रुप्स बढ़ाए और ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करे जिससे कि उसको वर्ल्ड वाइड पावरफुल बनने में हेल्प मिले। तो यही सब चीज हमें यूएस हेजेमनी के सेंस में भी देखने को मिलता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बोली जाती है कि जो विश्व में पावर है वो कहीं ना कहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। बट फिर भी आप देखेंगे कि जो देश ज्यादा पैसे खर्च करते हैं या ज्यादा उनका मनी एक्सपेंसिव होता है वो देश कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री उसको डोमिनेट करते हैं और अपना हर जगह वो अपनी डोमिनेंस को शो करते रहते हैं। जैसे यूएस WB, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डोमिनेट करता है काफी सारे देशों को क्योंकि वो काफी बड़े स्केल पर इन बैंकों को फंडिंग करता है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा देयर वर 2 सुपर पावर्स, द यूएस एंड द USSR, बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR ओनली अ सिंगल पावर वाज लेफ्ट, फॉर एग्जांपल यूएस। सो गाइस, आपको पता है कि शीत युद्ध के टाइम पर 2 सुपर पावर थी, जिसमें पहला था यूएस जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था यानी कि पूंजीवाद, एंड वहीं दूसरी तरफ USSR जो कि कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद को सपोर्ट कर रहा था। और आगे चलकर जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो विश्व में कहीं ना कहीं सिंगल पावर के तौर पर यूएस यानी कि अमेरिका ही एक इकलौती पावर रह गया। एंड द इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय अ सोल सुपर पावर और हाइपर पावर इज सम कॉल्ड अ यूनिपोलर सिस्टम। सो गाइस, जब वर्ल्ड में विश्व में अमेरिका अकेला एक ही इकोनॉमिक पावर रह गया तो इसके लिए एक टर्म यूज करी गई, यूनिपोलर। इसका बोलते हैं एक ध्रुवीय विश्व। सो अब विश्व में जब अमेरिका इकलौती पावर रह गया तो ज्यादातर देशों को उस पर ही डिपेंडेंट होना पड़ा और उसकी पॉलिसी को ही सही मानना पड़ा। तो काफी सारे देशों ने अपनी जो इकोनॉमी थी वो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट से उसको कैपिटलिज्म में कन्वर्ट कर लिया और ज्यादातर देशों ने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करते हैं, हेजेमनी एज अ हार्ड पावर। गाइस, इसका मतलब है कि जो हेजेमनी है उसको किस तरीके से हम एक हार्ड पावर के तौर पे यूज कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं विश्व में अमेरिका ने भी काफी बड़े स्केल पर अपनी आर्मी को काफी सारे देशों में तैनात किया और उन देशों से नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त करने के लिए काफी कोशिशें करी और उनका मिस यूज करा। हेजेमनी रिलेट्स टू द रिलेशंस, पैटर्न एंड बैलेंस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी बिटवीन द स्टेट। तो हम देखते हैं कि
जो हेजेमनी है वो आपका मिलिट्री कैपेबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। हर एक देश की अपनी मिलिट्री होती है और उनकी कुछ कैपेबिलिटीज होती है। सो सेम यूएस ने भी अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, उसकी योग्यताएं, उसका यूज किया और विश्व में काफी सारे देशों को दबाने की कोशिश करी अपनी मिलिट्री हेजेमनी से। द बेस ऑफ द यूएस पावर लाइज in the overwhelming superiority of its military power. It is both absolute and relative. तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है उसने अपना इसका यूज कहीं ना कहीं बहुत ही तानाशाह तौर पे भी किया और दूसरी तरफ बहुत से देशों के लिए उसकी जो मिलिट्री पावर थी वो सॉफ्ट लेवल पर भी यूज हुई। तो जो देश अमेरिका की बात इजिली मान जाते थे तो यूएस उनके साथ में ज्यादा रिजिड कठोर व्यवहार नहीं करता था, बट जो देश यूएस की पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं थे यूएस उनके खिलाफ काफी कड़ा एंड एब्सोल्यूट डिसीजन या फैसला लिया करता था। द मिलिट्री डोमिनेंस ऑफ द यूएस इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन हायर मिलिट्री स्पेंडिंग बट ऑन अ क्वालिटेटिव गैप। मिलिट्री डोमिनेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अमेरिका अपनी आर्मी पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करे, बल्कि उसकी जो सैनिक क्षमता है वो क्वालिटी के हिसाब से भी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि अगर उसकी आर्मी कहीं पर वॉर करने के लिए जाती है और वहां पर उनके जो आर्मी के लोग हैं वो बहुत लेजी हैं एंड कहीं ना कहीं वो हार जाते हैं या उनको ट्रेनिंग की कमी है, ऐसा कुछ नहीं। तो यूएस की जो आर्मी है वो क्वालिटी के हिसाब से भी काफी स्ट्रांग समझी जाती थी और उसने इसका यूज भी काफी देशों में किया। बट स्टिल द यूएस इन्वेंशन ऑफ इराक रिवील्स वीकनेस ऑफ अमेरिकन पावर एज इट वाज नॉट एबल टू फोर्स द इराकी पीपल इनटू सबमिटिंग टू द ऑक्यूपेशन ऑफ फोर्स ऑफ द यूएस लेड कोलिशन। मगर कहीं ना कहीं जो यूएस की आर्मी की वीकनेस देखी गई वो इराक में उजागर हुई और जैसा कि जो इराक की जनता थी उन्होंने यूएस की आर्मी का कड़ा विरोध किया, क्योंकि यूएस की आर्मी वहां पर उस समय के प्रेसिडेंट के कहने पर फोर्सफुली वहां के लोगों को टॉर्चर किया करते थे। बिकॉज यूएस को कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लेने थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आर्मी को इराक में तैनात किया हुआ था, मगर वहां की जनता ने काफी बड़े स्केल पर एक मैसिव लेवल पर यूएस की आर्मी का विरोध किया। आइए अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की, हेजेमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर। गाइस, स्ट्रक्चरल का मतलब ये है ढांचागत। जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया का जो ढांचा है वो किस प्रकार से है कि यहाँ पर जो स्ट्रांगनेस है हमारे सिस्टम में, आप देखेंगे कि हमारे देश में काफी बड़े स्केल पर जो लोग हैं वो हर एक तरीके से फ्री है एंड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी फ्लेक्सिबल एंड रिजिड है। बट जबकि यूएस की अगर बात करें तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी रिजिड है, कठोर है। तो वही चीज बोली गई है कि जो हेजेमनी है स्ट्रक्चरल फॉर्म में किस प्रकार से थी यूएस में। सो द आइडिया बिहाइंड दिस टाइप ऑफ हेजेमनी इज दैट एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी रिक्वायर्स अ हेजेमनी और डोमिनेंट पावर टू सपोर्ट इट्स क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। सो इसके थ्रू एक ओपन इकोनॉमी की बात करी गई और विश्व में जो यूएस है वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जो अपनी इकोनॉमी है उसको ओपन करना चाहता है और इसके लिए वो काफी सारे संगठनों का निर्माण करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डब्ल्यूटीओ को समझा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस सेंस hegemony is reflected in the role played by the US in providing global public goods. The best example of global public goods are sea lane of communication, slogs, internet, roads. So जैसे कि हम जानते हैं आज के समय में जो इंटरनेट है इसका यूज सारे देश ही कर रहे हैं एंड इसका जो यूज है इसके थ्रू आप बैठे बैठे अपने घर पर ही अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं ये भी एक इंटरनेट के ही थ्रू देख रहे हैं। तो जो इंटरनेट है वो यूएस से आता है एंड यूएस से इसको वायर के थ्रू लाया जाता है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो इंटरनेट है वो आप सोचते हैं कि जैसे टावर के थ्रू मिलता है, बट वो टावर के थ्रू नहीं मिलता, वो आपको वायर्स के थ्रू मिलता है और ये वायर्स यूएस से एंड जो देश इंटरनेट को सप्लाई करते हैं वाया सी वे यानी कि समुद्री मार्ग के थ्रू बड़े बड़े मोटे मोटे तारों के थ्रू आता है। सो इसके लिए जो यूएस है उसने एक सी लेन बना रखा है। सो यूएस ने एक स्लॉक्स यानी कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन का निर्माण किया जिसके थ्रू वो वर्ल्ड में अपने गुड्स को सप्लाई कर रहा है और ज्यादातर देश उसका यूज भी कर रहे हैं। द इकोनॉमिक प्रीपोंडरेंस ऑफ द यूएस इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चरल पावर विच इज द पावर टू शेप द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर वे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस कैपिटलिज्म पूंजीवाद को सपोर्ट करता था एंड उसी विचारधारा पर वहाँ की इकोनॉमी चलती है। सो इसी तरीके से अब विश्व में जो देश यूएस की फिलॉसफी को बिलोंग करेंगे या यूएस की जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी अपने देश में ज्यादातर चीजों को कैपिटलाइज कर देंगे। वही चीज ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पर उभरी और ज्यादातर देशों ने यूएस की तरह कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया। अनदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल पावर ऑफ द यूएस इन द एकेडमिक डिग्री कॉल्ड द मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव MBA। द आइडिया ऑफ टीचिंग स्किल्स फॉर अ बिजनेस इज यूनिकली अमेरिकन। सो गाइस, जैसे हम MBA के बारे में बात करते हैं, MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
सो ये कोर्स यूएस में सबसे पहले शुरू हुआ और इसके थ्रू आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या जो लोग हैं वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोर्स कर सकते थे। एंड आज भी ये आपके वेरियस देशों के अंदर इस कोर्स को कराया जाता है, जिसके थ्रू एक आपको डिग्री मिलती है और इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो पहले के समय में जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पर एमबीए नहीं होता था, तो काफी लोग जो है यूएस जाते थे एमबीए करने के लिए और एमबीए वहां से कंप्लीट करने के बाद में वो वापस अपने देश में आते थे या वहीं पर सेटल्ड हो जाया करते थे। जैसे कि आप जानते हैं एमबीए करने वाले स्टूडेंट्स की सैलरी काफी ज्यादा होती है। सो ये यूएस के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किया गया था कोर्स। तो हम देखते हैं कि जो यूएस है उसने इस कोर्स के अंदर सबसे पहले स्टडी करवाना स्टार्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं यूएस की एक स्ट्रक्चरल पावर को शो करता है, वहाँ की हेजेमनी को दिखाता है। एंड इसके बिहार पर काफी सारे देशों ने अपने स्टूडेंट्स को एमबीए के लिए एनकरेज किया और उन्होंने अपने देश में भी एमबीए के कोर्सेज शुरू किए। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, हेजेमनी एज अ सॉफ्ट पावर। जैसे कि आप देख सकते हैं सॉफ्ट पावर्स, ये एक इमेज है। इस इमेज के थ्रू दिखाया गया है बिजनेस, इनोवेशन, कल्चरल, गवर्नमेंट, डिप्लोमेसी, एजुकेशन। ये सारे सॉफ्ट पावर के एलिमेंट्स हैं एंड इन्हीं सबको हम इसमें देखते हैं। एंड इसके थ्रू भी कहीं ना कहीं कोई देश सामने वाले देश पे डोमिनेंस कर सकता है। जैसे सपोज हम आज के समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जो एजुकेशन दी जाती है उसको लेते हैं एंड आज के समय में हम इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, जब हम कॉलोनी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम चलाया था उसी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। सो ये जो आज के समय में हमारी स्टडी है, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या हिंदी में या दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, खास करके इंग्लिश, तो ये एक तरह से एक फॉरेन या विदेशी देश का प्रभाव है जो हम पर आज तक बना हुआ है। सो ये एक प्रकार से एक हेजेमनी के तौर पे वर्क कर रहा है। अब हम चाहकर भी जो स्टडी है वो हिंदी में नहीं कर सकते हैं और अगर करते भी हैं तो शायद वो चीज हमें समझ में ना आए। सिमिलरली इन दिस टाइप ऑफ हेजेमनी इट इम्पाइल्स क्लास असेंडेंसी इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड पर्टिकुलर आइडियोलॉजी स्फीयर्स। इस टाइप की हेजेमनी में हम बात करते हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड पर्टिकुलरली कोई आइडियोलॉजी स्फीयर्स के बारे में, जिसमें जो डोमिनेंस है वो पर्टिकुलर किसी एरिया तक रहता है, या वो सोशल फॉर्म में होगा या फिर वो पॉलिटिकल फॉर्म में। इट सजेस्ट दैट अ डोमिनेंट पावर नॉट ओनली पॉजेस military power but also ideological resources to shape the behavior of competing and leisure power। गाइस इसमें किसी भी तरीके का कोई मिलिट्री पावर का यूज नहीं किया जाता है, इसमें सामने वाले की आइडियोलॉजी को पढ़ा जाता है और उसी के बिहाफ पर उसको डोमिनेट किया जाता है। सो इसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। द यूएस प्रीडोमिनेंस इन द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन नॉट ओनली इट्स मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर्स बट ऑन अ कल्चरल प्रेजेंस। आज के समय में यूएस को किसी देश पर अटैक करने की जरूरत नहीं है और न ही किसी प्रकार से कोई फाइनेंशियली लोड बनाने की जरूरत है। आज के समय में यूएस ने अपनी वेरियस कंट्रीज में जो कंपनियां सेटअप की हुई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उसके थ्रू यूएस काफी अर्निंग कर रहा है और साथ ही उसको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि एप्पल एक काफी बड़ी कंपनी है और इसका जो फोन है वो काफी महंगा आता है, काफी एक्सपेंसिव होता है। ये एक यूएस हेजेमनी का ही कल्चरल प्रेजेंस है। आप जानते हैं कि एप्पल के जो फोन है वो दूसरे मोबाइल फोनों के मुकाबले काफी ज्यादा रेट पे मिलते हैं और खास करके हर एक इंडियन का एक सपना होता है कि वो एप्पल फोन लेना चाहता है, बिकॉज एप्पल फोन अगर वो अपने पास में लेता है तो उससे कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि वो एप्पल फोन चलाता है। सो गाइज ये कहीं ना कहीं एक कल्चरल प्रेजेंस है। हम आज के समय में जीन्स पहनते हैं, जीन्स भी कहीं ना कहीं यूएस की है। सो ये कहीं ना कहीं आज के समय में पूरी तरीके से हमारे कल्चर में, हमारे बिहेवियर में उतर चुका है। सो यूएस को आज के समय में कोई हथियार तैनात करके हमसे कोई काम नहीं करवाना है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम उनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से कल्चरल प्रेजेंस का या सॉफ्ट हेजेमनी के अंडर आता है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द यूएस स्कोर्ड नोटेबल विक्ट्रीज इन द एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल पावर एंड सॉफ्ट पावर रेदर देन द हार्ड पावर। तो कहीं ना कहीं जो कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएस ने बहुत से देशों पर अटैक ना करके उसने अपनी स्ट्रक्चरल पावर का यूज करके ज्यादातर देशों पर विजय पाई और अपनी कंपनियां सेटअप की। आइए अब बात करते हैं हम लास्ट हेडिंग की, overcoming the hegemony. It is important to understand that there is no single power to balance the US military. There are various strategies which can be helpful to overcome the hegemony. Guys, सबसे पहले चीज एक ये कि यूएस को कोई पर्टिकुलर एक देश कंट्रोल नहीं कर सकता या कोई एक ऐसा आइडिया नहीं है जिसके थ्रू यूएस को कंट्रोल करा जा सके। इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूएस की आर्मी को स्टॉप किया जा सकता है या उसके इन्फ्लुएंस को भी रोका जा सकता है। अकॉर्डिंग टू बैंडवैगन स्ट्रैटेजीज it is suggested that instead of engaging in activities opposed to the hegemonic power, it is advisable to extract benefit by operating within the hegemony system. Guys, अगर हम हेजेमनी यूएस की हेजेमनी का विरोध करें एंड
हम उससे कंपटीशन लेना चाहें तो शायद नुकसान किसी देश को हो सकता है या हमें हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम इसको या इसके अंडर रहकर काम करना चाहें तो इससे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं एंड साथ ही हम अपने ट्रेड या हम अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। हाइड स्ट्रैटेजीज इम्प्लाइज स्टेइंग एज फार रिमूव फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल। चाइना, रशिया एंड द यूरोपियन यूनियन आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द बिहेवियर। सो एक चीज़ और कि जैसे चाइना है, रशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज, ये भी कहीं ना कहीं यूएस को डोमिनेट करती हैं आज के समय में। ये खुलकर सामने ना आए मगर फिर भी अगर ट्रेड के मामले में देखें तो चाइना यूएस को कंपटीशन देता है और पूरे वर्ल्ड वाइड चाइना का सामान एक्सपोर्ट होता है। एंड रशिया भी टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं पीछे नहीं है एंड यूरोपियन कंट्रीज में भी आप देखेंगे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है। बट वही है कि सामने से अगर कोई भी यूएस को चैलेंज नहीं करता है क्योंकि ये सब साथ ही अपना डेवलपमेंट करते हैं और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इन पर अपना इफेक्ट जमाते हैं। अनदर बिलीव दैट रेजिस्टेंस टू द अमेरिकन हेजेमनी में कम फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स रेदर देन अदर स्टेट्स। इट इज बिलीव दैट द चैलेंज टू यूएस हेजेमनी विल कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस, सोशल मूवमेंट एंड पब्लिक ओपिनियन। एंड एक नजरिया ये भी हो सकता है यूएस की पावर को रोकने के लिए कि बहुत सारी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस हैं, ये आए सामने और गवर्नमेंट की पॉलिसीज का विरोध करें। एंड वहीं सोशल मूवमेंट्स हो सकते हैं, सामाजिक आंदोलन जिसमें यूएस की पावर को चैलेंज किया जाए एंड खुद वहां की जनता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने इराक पर 2003 में जबरदस्ती कब्जा जमाया हुआ था। इसको लेकर अमेरिका की जनता ने काफी क्रिटिसिज्म किया और उन्होंने ये अपील की यूएस की आर्मी वापस यूएस में आ जाए और वहां के देशों को उनके हाल पर छोड़ दे। सो कहीं ना कहीं जो यूएस की जनता है वो भी इसके आड़े आती है और यूएस की पावर को कमजोर कर सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज लाइक एंड सपोर्ट। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल इंस्पिरेशन फॉर यू स्टूडेंट्स और हमारा फेसबुक पेज है इंस्पिरेशन फॉर यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।